स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमने लास्ट टाइम जो किया था वो किया था चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। आज आ जाते हैं इसके मैथमेटिक्स पे। आज का जो टॉपिक है उसमें पुराने से अगर नहीं भी आता, आज फर्स्ट क्लास भी है तो भी मैनेज हो जाएगा। तो जो जो आज फर्स्ट क्लास में आ रहे हैं या जिन्होंने पुराना नहीं किया, प्लीज जाते वक्त मुझसे टाइम लेके जाइएगा बैकअप की क्लास का सैटरडे संडे में, सो दैट कि जो भी आपका बैलेंस है वो पूरा पुराना करा दिया जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम पहले थियोरेटिकली भी करेंगे, साथ में मैथमेटिकली इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे किस किस टाइप के होते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो इसकी इंटरैक्शन प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरैक्शन प्रॉपर्टी? इंटरैक्शन प्रॉपर्टी का मतलब हाउ डू चार्जेस इंटरैक्ट विद ईच अदर। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इंटरैक्ट का मतलब एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगाते हैं, एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगाते हैं, आपने बचपन से पढ़ रहे हो। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ये है पहली बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, टाइम दूंगा अभी लिखने का, पहले समझने पे ध्यान दो। सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? हाउ डू चार्जेस इंटरैक्ट। चार्ज इंटरैक्ट कैसे करते हैं? चार्ज इंटरैक्ट करते हैं एज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नो प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्वेशन। नाउ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आपने नोटिस किया, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा कि अगर दो बॉडीज को आप रब करते हो तो क्या होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड। व्हेन हीट इज प्रोड्यूस्ड, चार्ज फ्रॉम अ बॉडी हैविंग लोअर वर्क फंक्शन गेट्स ट्रांसफर्ड टू द चार्ज हैविंग ऑन द बॉडी हैविंग हायर वर्क फंक्शन। सो एक बॉडी क्या करेगी? चार्ज को लूज करेगी, दूसरी बॉडी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर लेगी? गेन कर लेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें क्या हुआ? कंजर्वेशन रहा ना। ओवरऑल चार्ज तो उतना ही रहा सिस्टम में, जितना पहले था उतना बाद में भी था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, जैसा आपने एनर्जीज वगैरह में पढ़ रहे थे। तो सेकंड वही है, चार्ज ऑन अ बॉडी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसको हम चार्ज स्केलर भी बोल सकते हैं। स्केलर का मतलब क्या हुआ कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे सिंपली आप एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस बोल सकते हो। बॉडी पे जितने भी चार्जेस हैं उन सबको आप एल्जेब्रिकली ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सिस्टम है, ये एक बॉडी है, इस पे चार्ज है +5 कूलम, -1 कूलम, +3 कूलम, -2 कूलम। सो टोटल चार्ज सिंपली आप क्या बोलोगे? +5 -1 +3 -2, रिजल्ट आ गया 5 कूलम। ऐसा नहीं बोलोगे कि एक लेफ्ट में है एक राइट में है, वो कैंसल आउट हो गए, नहीं होगा। वो वेक्टर में होता है कि रिजल्टेंट आपको निकालना होता है। चार्ज क्या है? चार्ज है स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज एडिटिव इन नेचर। तो हम इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। क्या ये बात समझ में आती है? चार्ज जो है, टोटल चार्ज सिंपली क्या होगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। ये पहली तीन प्रॉपर्टी। पहले मैं वो वाली प्रॉपर्टीज बता रहा हूं जिनमें मैथ्स नहीं है, फिर वो बताऊंगा जिनमें मैथ्स है ताकि साथ साथ न्यूमेरिकल कर सके। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोली दोबारा? चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इंटरैक्टिव प्रॉपर्टी। अब एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या होता है हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं। एक बार 1 मार्क का, जब पहले थियोरेटिकल 1 मार्क के क्वेश्चंस आते थे, एमसीक्यू 1 मार्क नहीं आते थे, जब थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते थे तो पेपर में क्वेश्चन आया हाउ डू चार्जेस इंटरैक्ट। अब अगर आपको इंटरैक्शन ही नहीं पता क्या है, प्रॉपर्टी पता है बट लिखना क्या है वो नहीं पता, तो छोटी छोटी टर्म्स हैं, इसीलिए इनको याद रखिएगा, ध्यान से करिएगा। सो पहली प्रॉपर्टी क्या बोली मैंने? हाउ डू चार्जेस इंटरैक्ट? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा, चार्जेस कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज जो है वो एडिटिव इन नेचर है, या फिर चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी पे आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आप सिंपली क्या करोगे? एल्जेब्रिक सम कर दोगे इंडिविजुअल चार्जेस का। बॉडी में जितने भी चार्जेस हैं उनको आप सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर दो, आपके पास टोटल आ जाएगा। 3 क्लियर? चौथी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है। दोबारा, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है? इनवेरिएंट का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा
दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। बॉडी की स्पीड कुछ भी हो, चार्ज उतना ही रहेगा। मेरे पास चार्ज, सपोज ये एक बॉडी है, इसके पास चार्ज है 4 कूलम। नाउ इफ दिस बॉडी मूव्स विद लेट्स से 10 किलोमीटर पर आवर, इसका चार्ज सेम रहेगा 4 कूलम। अगर इस बॉडी की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाए, तब भी इसका चार्ज उतना ही रहेगा। आप कहोगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है। नथिंग ऑब्वियस। इस बॉडी का कुछ मास है। सपोज इसकी स्पीड 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है, इसका मास चेंज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन कौन सा रिलेशन? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में क्या होता है? मास जो है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे। मास डिपेंड करता है, इवन टाइम डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे। अगर कोई बॉडी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। टाइम भी डिपेंड करता है, टाइम भी वेरिएंट है, बट चार्ज वेरिएंट नहीं है। चार्ज क्या है? इनवेरिएंट। चार्ज जो है वो डिपेंड नहीं करता कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है। चार्ज इस पे डिपेंड नहीं करता कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है। तो क्या बोला मैंने? चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, व्हाटएवर मे बी द वेलोसिटी, whatever may be the velocity of body, and it means either comparable to speed of light charge will remain same। चार्ज सेम रहेगा, बॉडी की स्पीड जो मर्जी हो, दैट डज नॉट मैटर। इसी में यहां पे वो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। आपने पढ़ा है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? पढ़ा नहीं है, सुना होगा। इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपने पढ़ा है कि मास ऑफ अ बॉडी, टाइम, लेंथ, ये तीनों के तीनों डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। दैट इज, इफ स्पीड ऑफ बॉडी इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, mass, time, velocity, length change। रिलेशंस क्या होते हैं? m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सुना हुआ है कभी? कभी सुना हुआ है? नहीं सुना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना काम नहीं आना, सिर्फ पता होना चाहिए। m नॉट कहलाता है, आगे यूज होगा आगे के चैप्टर्स में, रेस्ट मास। जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तब काम आएगा। ये होता है रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब जब बॉडी रेस्ट पे है तब उसका मास। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। m क्या है? मास व्हेन वेलोसिटी इज v। अलग अलग वेलोसिटी पे मास अलग अलग होगा। मतलब अगर वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, मतलब वेलोसिटी अगर सपोज स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, v और c अगर इक्वल हो गए, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0। मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए अभी तक स्पीड ऑफ लाइट तक आप ट्रैवल नहीं कर पाए। मास उसके लिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। सो इसमें 3 कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, ये मास का है। इसी तरह टाइम के भी होता है, टाइम स्लो डाउन हो जाता है। इसी तरह लेंथ के भी कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एक बॉडी है, वो किसी नॉर्मल पे, आप यहां पे देख रहे हो रेस्ट पे, तो इसकी कुछ लेंथ है। अगर यही बॉडी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट चलेगी, इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी। ठीक है? ये सब बड़े होके सब पढ़ोगे, अभी कुछ नहीं, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है, सब कुछ डिपेंड करता है, स्पीड डिपेंड नहीं करती। ये नहीं डिपेंड करती, स्पीड कह रहा हूं, सॉरी, चार्ज डिपेंड नहीं करता। बॉडी पे जो भी चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गई बात? तो 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी? पहली बोलो, इनवेरिएंट, मतलब चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इनवेरिएंट हो गया, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इससे पिछली कौन सी पढ़ी? चार्जेस एडिटिव इन नेचर, मतलब स्केलर क्वांटिटी। उससे पिछली कौन सी पढ़ी? चार्जेस कंजर्वेटिव।
total charge is always remains constant. It can only be transferred from one body to another. चौथी इंटरैक्टिव प्रॉपर्टी कि like charges repel, unlike charges attract. ये याद समझ में आ गया. पांचवी प्रॉपर्टी जिसपे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको पढ़ाने से पहले एक बेसिक बात करते हैं. ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, आपने रब किया दोनों को. क्या हो रहा था? ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड. पाजी सामने ध्यान दो. ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड. हीट प्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया. अब या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या दो होंगे, या तीन होंगे, या चार होंगे. आधा तो नहीं हो सकता. चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं हो सकता. चार्ज हमेशा कैसे ट्रांसफर होगा? होल नंबर्स में. तो अगर बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बॉडी का चार्ज किसके बराबर आएगा? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर. अगर बॉडी ने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो चार्ज किसके बराबर आएगा? दो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर. इसी तरह बॉडी ने अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो चार्ज किसके बराबर आएगा? पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर. यस और नो? सो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का. अभी बताऊंगा. इंटीजर मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का. क्यों होगा इंटीजर मल्टीपल? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में गेन या लॉस सिर्फ किस में हो सकता है? होल नंबर्स में. फ्रैक्शन में नहीं ट्रांसफर हो सकता. सो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा दैट इज ईदर प्लस और माइनस NE. E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. N is number of electrons gained or lost. पॉजिटिव कब यूज करोगे? इफ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. और माइनस कब यूज करोगे? इफ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्यू क्या है? चार्ज ऑन द बॉडी. समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी. सो क्वांटाइजेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है. सारे न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड हैं अभी आज के. सो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या है? कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का. क्यों इंटीजर मल्टीपल होगा? बिकॉज बॉडी में ईदर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमेशा किस में होगा? होल नंबर्स में. ठीक. अच्छा, एक छोटी सी बात. अब कम से कम कितना चार्ज होगा बॉडी में? या तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होंगे? एक. सो मिनिमम चार्ज ऑन अ बॉडी, मिनिमम चार्ज on a body is equal to charge on an electron. गेन होगा तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर नेगेटिव, लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव. सो कम से कम इतना होगा. मतलब मैं अगर बोलूं कि इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 into 10 to the power minus 20 coulombs? No, it is not possible. समझ में आ गया? बिकॉज मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी को कितने गेन या लूज करने पड़ेंगे? एक. यहां तक बात समझ में आती है? पक्का? श्योर? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक बेटा? yes. पृथिका, ईशी, प्रेरक, प्रिशा, yes. आप सबको क्लियर है? प्लीज ये प्रॉपर्टीज पहले लिखिए फिर आगे चलते हैं. आगे चलते हैं. अगर रह गया किसी का तो उतनी जगह छोड़ दीजिए प्लीज. ये पीडीएफ बाद में भेजूंगा क्लास के बाद, तो आप उसमें कॉपी कर लीजिएगा. इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं. पहले कैसे होते हैं? ज्यादातर न्यूमेरिकल्स अभी आज हम Q = NE और थोड़ा सा केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. पहला सिंपल क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. आपको कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 5 कूलम ऑफ चार्ज. तो सिंपल झंडू सा क्वेश्चन है. 5 कूलम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाएंगे? सो आपको चार्ज पता लग गया कितनी है? 5 कूलम. आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और आपको E पता है विच इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. सो Q is equal to NE. तो N हो जाएगा Q by E. सो 5 upon 1.6 into 10 to the power minus 19.
So 25 by 8, 8 3s are 24, 3.125 into 10 to the power 19 इतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, फालतू क्वेश्चन। आ जाते हैं इस पे सेकंड क्वेश्चन पे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सिमिलर। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। पॉलिथीन पीस रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो पॉलिथीन पीस ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, और वुल ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर जो हुआ वो हुआ फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन। अच्छा जी, पहली लाइन से ही समझ में आता है कितना चार्ज है, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 16। कितना चार्ज आया, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम। चार्ज ऑन वुल निकालना है, तो इस पे चार्ज ऑन पॉलिथीन कितना है, माइनस में। सो जितना एक बॉडी नेगेटिव चार्ज गेन करेगी, दूसरा उतना ही लूज करेगी। सो चार्ज ऑन वुल वो हो जाएगा प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम। पहला पॉइंट क्लियर, फर्स्ट क्लियर है बेटा। सेकंड पे आओ। सेकंड कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, कहां से कहां कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो Q इज इक्वल टू क्या लगाओगे, NE। तो N कितना हुआ, Q बाई E। चार्ज कितना है, 2 इंटू 10 टू पावर 60 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो 20 बाई 16, 10 बाई 8, 10 बाई 8 हो गया, 10 बाई 8 हो गया 5 बाई 4, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स इतने ट्रांसफर हुए फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन। क्वेश्चन में पूछा है ना फ्रॉम विच टू विच, तो बताना पड़ेगा फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन। अप्रोच समझ में आ गई, मुश्किल तो नहीं है। थर्ड पार्ट, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो वो मास भी ट्रांसफर होगा। सो सिंस इलेक्ट्रॉन्स कैरी सम मास, therefore with transfer of electrons some mass also gets transferred। होगा कि नहीं, कितना मास ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर्ड वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, इजी, नो प्रॉब्लम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, इतना केजी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चंस, ये पहले टाइप के क्वेश्चंस थे। अब आते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें लगता है मोल कॉन्सेप्ट। एक मैं करूंगा, ऐसे आपको करने होंगे, ध्यान देना प्लीज। ये मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चूज किया है। आपको क्वेश्चन में बोला अ कॉइन ऑफ कॉपर हैज अ मास ऑफ 2 ग्राम। ये कॉपर का कॉइन है, इसका मास है 2 ग्राम। 2 ग्राम। इफ इट लूजेस 1% इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द चार्ज। ये अगर अपने 1% इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, मास नंबर होता है 63.5। पता है नहीं सबको, ठीक है, पेपर में आएगा, गिवन होगा। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, मास नंबर 63.5। 1 मोल ऑफ कॉपर मतलब कितना ग्राम, 63.5। सो 63.5 grams of copper
कंटेन्स 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या इलेक्ट्रॉन्स ना एटम्स। 1 मोल में एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, एटम्स ऑफ कॉपर। मानते हो इतनी बात? 1 मोल मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स? मोलर मास 63.5 ग्राम फॉर कॉपर। 1 मोल ऑफ कॉपर यानी 63.5 grams of copper contains how many atoms? 6.023 into 10 to the power 23. How much gram is given? 2 grams. So 2 grams of copper contains 6.023 into 10 to the power 23 divided by 63.5 into 2 atoms of copper. यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। यहां तक बात समझ में आती है? अब 1 एटम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मानते हो कि नहीं? 1 एटम ऑफ कॉपर, पूरी केमिस्ट्री लगवा दूंगा। 1 एटम ऑफ कॉपर contains 29 electrons। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 29 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स। मानते हो बेटा? दोबारा सुनो, 63.5 ग्राम से हो गया 1 मोल। 1 मोल में इतने एटम है, एक एटम है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इतने एटम्स। सो 2 ग्राम में कितने एटम्स होंगे वो निकाल लिए। अब एक एटम में न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने प्रोटॉन्स होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर हो। सो 1 एटम कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर। तो जितने तुम्हारे पास एटम है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इसमें से ट्रांसफर कितने हुए? 1%. So number of electrons transferred, number of electrons transferred, वो कितना हुआ? 1% of this. So 1 by 100 of 29 into 6.023 into 10 to the power 23 into 2 divided by 63.5। मानते हो बेटा? लॉजिकली समझ में आ गया यहां तक? इसको कैलकुलेट करते हैं। सो 29 इंटू 6.023 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 63.5। 63.5 ये आता है जी 5.501। So around 5.5 into 10 to the power 23 में 2 कम 21 इलेक्ट्रॉन्स। इतने ट्रांसफर हुए। क्या ये बात क्लियर? इतने ट्रांसफर हुए। तो चार्ज कितना हो गया बेटा? चार्ज कितना होगा? Q किसके बराबर? Ne। N कितना? 5.5 into 10 to the power 21 और E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19। सो आंसर कितना आया? 55 इंटू 1.6, 5.5 इंटू 1.6 ये आता है सॉल्व करके 8.8। सो 8.8 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 880 ये आ रहा है एग्जैक्टली 880.2 कूलम। 880 ले लो अप्रोक्सीमेटली 880 कूलम। लॉजिकली समझ में आया? लॉजिक में रट्टा नहीं, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्या है। हमें 1% बोला। ऐसा भी हो सकता, सपोज इस क्वेश्चन में बोला होता कि टोटल चार्ज निकालो कि 2 ग्राम कॉपर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। 2 ग्राम कॉपर के एटम में कितना टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स ये, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देता किसके साथ? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से, तो वो आ जाता टोटल चार्ज। आपको इसमें तो ट्रांसफर किया ना, ठीक। इसके जैसा एक और क्वेश्चन आप इसको अपने हाथ से कीजिए जो, और प्लीज 1-2 पेज छोड़ दीजिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने किए हैं
उसको कॉपी करने में यहां टाइम नहीं वेस्ट करना, वो घर पे करने हैं कॉपी। अभी हम क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करेंगे, ये आप कीजिए प्लीज। सामने चेक करो, कैलकुलेशन कोई बात नहीं हो जाएगी आराम से, मेथड चेक करो प्लीज। फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 5 ग्राम्स ऑफ आयरन। अब इसमें गेन और लॉस नहीं है, आपको टोटल बोला, तो टोटल जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने पड़ेंगे। आयरन 26 56, सो 56 ग्राम्स यानी 1 मोल ऑफ आयरन कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 23 atoms of iron। मानते हो बेटा? 1 मोल में मतलब 56 ग्राम्स में इतने एटम्स होंगे। आपको कितने ग्राम्स बोला है? 5 ग्राम्स। सो 5 ग्राम्स ऑफ आयरन कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 23 divided by 56 into 5 atoms of iron। मानते हो बेटा यहां तक? नो प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट। अब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स? जितना एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ आयरन, वो कितने हैं? 26। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन 5 ग्राम्स ऑफ आयरन वो हो जाएगा 26 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 56। मानते हो बेटा? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हुए। आपको चार्ज निकालना है, देयरफॉर टोटल चार्ज, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो कितना हो गया? प्लस या माइनस n, दैट इज 26 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू 5 अपॉन 56 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। कैलकुलेशन कर लीजिए अब। 26, कोई बात नहीं, 26 साइंटिफिक नोटेशन बेटे, 26 इंटू 6.023 इंटू 5 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 56, ये आता है जी 22.37। सो प्लस माइनस 22.37 इंटू 10 to the power 4 कूलम्स। समझ में आई बात? लॉजिकली क्लियर? मुश्किल तो नहीं लगा? एक और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन, ये अभी हमने सिंगल एटम के किए। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। अब मैं उसको बताऊंगा ना जब क्वेश्चन को, तो तुम कहोगे यार एनसीईआरटी वाला बेवकूफ है। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कप ऑफ वाटर। बस ये क्वेश्चन है। हाँ, बताया नहीं उसने मग्गा है या छोटा कप है, ये कुछ नहीं बताया। फिर आगे आंसर में लिखता है लेट अस अज्यूम दैट द कप इज 250 ml। तो पेपर में ऐसे नहीं आएगा, पेपर में प्रॉपरली गिवन होगा कि कौन सा कप है। भाई कोई छोटे कप में चाय पीता है, कोई पूरा बाटा भर के पीता है, हमें थोड़ी ना पता है। तो पेपर में आएगा तो गिवन होगा। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने यहां कर दिया। आपको बोला फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 10 ml ऑफ वाटर। अब पानी की डेंसिटी मैंने यहां पे लिख दी, पेपर में गिवन नहीं होगी। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसके अगर यूनिट कन्वर्जन करोगे तो बन जाएगा 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब यहां पे आपके पास 10 मिलीलीटर है, इसका मतलब कितना ग्राम पानी हुआ? 10 ग्राम्स ऑफ वाटर। 10 ग्राम्स ऑफ वाटर। करोगे इसको अटेम्प्ट? करिए प्लीज अपने हाथ से, चेक कीजिए। आपको बोला फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 10 मिलीलीटर पानी में कितना होगा? H2O मास, एटॉमिक मास कितना हुआ? 2 प्लस O का कितना? 16, H का 1, एटॉमिक मास हो गया 18, और टोटल एटॉमिक नंबर नहीं बोलना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलने चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कितना? 1 एटम ना, मॉलिक्यूल, एटम नहीं है ये, मॉलिक्यूल है। इन 1 मॉलिक्यूल मतलब टोटल एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का कितना? 8, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हुआ? 10। यहां तक क्लियर? पहले तो ये डाटा। अब इसके बाद आप लिखते वक्त गलती मत करना, एटम मत लिख देना। आपने क्या बोला? सबसे पहले 18 ग्राम्स ऑफ H2O contains 6.023 into 10 to the power 23 क्या? Molecules of H2O. So कितने ग्राम है? 10 ml means 1 gram per ml, तो 10 grams of H2O contains 6.023 into 10 to the power 23 divided by 18 into 10 molecules of water. यहां तक बात क्लियर? इतने क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स। नाउ one molecule of water contains 10 electrons. So total number of electrons और प्रोटॉन्स कितना हुआ? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 18 इंटू 10 ऑलरेडी था, एक और 10 आ गया। सो टोटल चार्ज बोला, सो टोटल अमाउंट ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो कितना हो जाएगा? प्लस या माइनस नंबर 6.023 into 10 to the power 25 divided by 18 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कैलकुलेशन हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है इसमें, इस टाइप के बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके। आसान लगे? पक्का? अब हमने अभी बात की कि किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो होता है क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, बट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये फंडामेंटल नहीं है, ये और ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम ब्रेक करते हैं यूजिंग पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या करता है? बहुत हाई स्पीड पे चार्ज पार्टिकल को फेंकता है, और दो बहुत हाई स्पीड पे चार्ज पार्टिकल जब टकराते हैं तो वो बर्स्ट होके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाते हैं। तो हमें उससे पता लग जाता है कि इस पार्टिकल के अंदर क्या क्या चीज है। ये कंसेप्ट होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर का। तो अब हम एक स्पेशल टाइप के टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जिससे बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स सिलेबस में नहीं है, रेफरेंसेस कई जगह मिल जाएंगे तुम्हें अपने नोट्स में, एनसीईआरटी में भी रेफरेंस मिलेगा। तो टर्म पता होने चाहिए, कभी भी किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है इस पे बेस्ड, तो लॉजिकली पता होना चाहिए होता क्या है, रट्टा नहीं मारना, सिलेबस में नहीं है। क्वार्क्स क्या है? क्वार्क इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल विच मेक्स अप hadrons, the most stable of which are protons and neutrons. ये hadrons क्या होते हैं? सबसे लास्ट पॉइंट पहले पढ़ लो। When two or more quarks are held together by a strong nuclear force, the particle formed is called hadron. So अलग अलग न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब मिलते हैं, क्वार्क्स जब मिलते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो क्या बना लेते हैं? हैड्रॉन बना लेते हैं।
इतनी बेसिक बात समझ में आ गई। अब ये क्वार्क कौन कौन से होते हैं? Atoms are made of protons, neutrons and electrons. It was once thought that all of these three were fundamental particles which cannot be broken up into anything smaller, but after the invention of particle accelerator it was discovered that electrons are fundamental particles. ये very important point. इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी भी फंडामेंटल है, मतलब ट्रांसफर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का एज अ होल ही होगा, वो टूट के आगे नहीं जाएगा क्योंकि वो फंडामेंटल है, वो नहीं टूटता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं है, but neutrons and protons are not. Neutrons and protons are made up of quarks which are held together by gluons. There are 6 types of quarks. कौन कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं flavors. पहला up quark, down quark, strange, charm, top and bottom. याद नहीं करना, कंसेप्ट याद रखना है सिर्फ कि है क्या। up, charm and top ये तीनों होते हैं प्लस 2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाकी तीन डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम ये होते हैं -1/3 ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखना बड़ा आसान है। अप कहां गया? अप, चार्म एंड टॉप। अप, चार्म एंड टॉप ज्यादा है तो प्लस 2/3, डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम ये नीचे है माइनस। ठीक है, समझ में आ गया? So each quark has a matching anti quark, उल्टा। तो अप का, चार्म का और टॉप का, इन तीनों के एंटी होते हैं। एंटी में क्या होता है? उल्टे चार्ज, मतलब एंटी क्वार्क्स हैव चार्ज ऑपोजिट टू दैट ऑफ देयर क्वार्क्स। मतलब अप क्वार्क पे चार्ज कितना था? प्लस 2/3, तो उसके एंटी में कितना होगा? -2/3। इसी तरह से बॉटम उन सब का भी एंटी होता है। ठीक, ये पॉइंट काम का है, इस पे बेस्ड है वो एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन। Only up and down quarks are found inside the atoms of normal matter. 2 up quarks and 1 down quark make proton, while 2 down and 1 up mark neutron. क्यों? सामने देखो, up quark पे चार्ज मैंने क्या बताया? प्लस 2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाउन पे कितना बताया? -1/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब मैं बात करूंगा प्रोटॉन की, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्लस ई होता है कि नहीं? प्लस ई कैसे बनेगा? 2 अप मिला दो, 1 डाउन मिला दो, प्लस 2/3 -1/3 कितना आया? प्लस ई आया कि नहीं आया? इसी तरह से न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। इस पे चार्ज क्या होता है? 0। कैसे बनेगा? 1 अप 2 डाउन। समझ में आ गए? क्लियर? सो कौन कौन से प्लस 2/3? अप, चार्म और टॉप, और बचे हुए तीनों क्या हैं? डाउन, बॉटम और स्ट्रेंज। ये तीन क्या है? -1/3। काम नहीं आएगा, काम सिर्फ ये पॉइंट आएगा लास्ट वाला, पर मुझे इंट्रोड्यूस करना जरूरी था सो दैट यू आर इन द नो ऑफ थिंग्स कि क्या चीज है। तो लिखते वक्त ये बात ध्यान रखना, कई जगह ना लिखते वक्त बच्चे गलती कर देते हैं। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर मेड ऑफ क्वार्क्स। नो, इलेक्ट्रॉन इज नॉट, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। Only protons and neutrons are made up of quarks. समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, तो आज हमने जो पढ़ा उसमें अब थ्योरेटिकल टॉपिक है चार्ज और मास के डिफरेंसेस। 2-3 थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, सामने समझो। चार्ज और मास के डिफरेंसेस कौन कौन से होंगे आप बताओ? चार्ज और मास जो है वो सिर्फ हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। चार्ज क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, हाँ वो आ रहा हूं उस पे। दूसरा, दो मासेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। कौन सी फोर्स होती है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। और मतलब वो तो हो गया इनवेरिएंट। चार्ज कंजर्व्ड होता है, मास कंजर्व नहीं होता। कंजर्व नहीं होता, होता है। न्यूक्लियर नहीं होता, न्यूक्लियर रिएक्शंस मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। E इज इक्वल टू mc²। न्यूक्लियर उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एनर्जी में। यहां तक बात समझ में आती है? पक्का? कितने हो गए? 3 या 4 हुए थे?
कोई रह गया? 5 थे। हाँ, इनवेरिएंट हो गया, हाँ, चार्ज जो है वो क्या होता है? क्वांटाइज्ड। मास की क्वांटाइजेशन अभी तक तो नहीं पता, जब पता लगेगी तो बता देंगे, अभी नहीं है किताब में। तो क्वांटाइजेशन इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। इसको नॉट क्वांटाइज मत लिखना, इट इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हो गए, समझ में आया? सो अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की आज के। कंडक्टर्स की अभी तक हमने सारी गेम खेली है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं विच अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। हाउ दे अलाउ दैट? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दैट दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बात आती है इंसुलेटर्स की। ध्यान से सुनना एक एक वर्ड। अभी तक हमने जितनी बात की सब कंडक्टर्स की बात की, इंसुलेटर की बात नहीं की है। इंसुलेटर में दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसी भी इंसुलेटर में दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन सा होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसकी डायपोल मोमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? नॉन पोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, पोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड हो, नॉन पोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। जैसे बेंजीन रिंग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का सेंटर ऑफ मास और माइनस का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे है। सो दैट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दैट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल इज द वन विच हैव डिस्टिंक्ट, द गैप इज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जैसे H2O, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, गैप आ जाता है प्लस और माइनस के बीच में। ठीक है, नाउ ये होते हैं इंसुलेटर के मॉलिक्यूल्स। इंसुलेटर के इस मॉलिक्यूल को, अगर ये मॉलिक्यूल एक इंसुलेटर का है, मैं इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वही जो पहली क्लास में लाए थे, ये दीवार पॉजिटिव, ये दीवार नेगेटिव। क्या होगा? ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से नहीं हिला। सपोज ये नॉन पोलर था, नॉन पोलर ही रहा, मतलब इंसुलेटर ने इस फील्ड के इफेक्ट को क्या कर लिया? रेजिस्ट कर दिया। ये फील्ड करेगी क्या? यहां का जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा? नेगेटिव को कहेगा तू मेरे पास आ जा। ये क्या करेगा? पॉजिटिव को खींचेगा। इजंट इट? तो अगर तो ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग नहीं हुए, सिर्फ गैप बढ़ गया, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। इंडक्शन और पोलराइजेशन में जमीन और आसमान का फर्क है। इंडक्शन प्रोसेस कौन सी थी कि जब आपने फील्ड लगाई तो चार्जेस अलग अलग हो गए, वो होता है कंडक्टर्स में। अगर हम बोलते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर में मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं, आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाई तो मॉलिक्यूल में गैप बढ़ गया, मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर बन गया। और अगर पोलर था तो और ज्यादा पोलर बन गया। इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ये होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। ये होता है किस पे? मॉलिक्यूलर लेवल पे। समझ में आई बात? पहले इसकी बात करते हैं। मैंने क्या बोला? कंडक्टर क्या होते हैं सबको मालूम? टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर, नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड होता है, नॉन पोलर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट पे होता है। अगर आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, आप इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड में प्लेस कर दें, इसको अंदर डाल दें, तो क्या होगा? ये माइनस और प्लस थोड़े सेपरेट हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को पोलराइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल पे जो होता है वो क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। ओवरऑल जो होता है वो क्या था? इंडक्शन। उसमें प्लस माइनस सेपरेट हो गए थे, इसमें सेपरेट नहीं हुए। ठीक है, अब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, आपने फील्ड में लगाया, वो पोलराइज नहीं हो रहा, मतलब ये क्या है? परफेक्ट इंसुलेटर। ये है क्या? परफेक्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर कहता है मैं नहीं हिल रहा, जैसा मॉलिक्यूल है वैसा ही रहेगा। अब सपोज आपने फील्ड और स्ट्रॉन्ग कर दी, कह रहा नहीं हिल रहा, सख्त लौंडा है, नहीं हिल रहा। और स्ट्रॉन्ग कर दी फील्ड, अभी भी नहीं हिला, कभी ना कभी तो हिलेगा। और ये पिघल गया, मतलब प्लस और माइनस थोड़ा सा सेपरेट हो गया। जैसे ही प्लस और माइनस सेपरेट हुआ, अब इस इंसुलेटर को इंसुलेटर नहीं बोलेंगे, अब इस इंसुलेटर को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक। अभी भी एक कंडक्टर नहीं है, अभी भी फ्री चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूलर लेवल पे सेपरेशन हुआ है। अब इस इंसुलेटर को हम इंसुलेटर नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक।
तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक होता है इंसुलेटर विच पास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बट इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट की इसने, सिर्फ प्लस माइनस क्या हो गया? गैप इंक्रीज हो गया। सो इट ओनली पासिस द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बट इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पासिंग का मतलब हुआ कि अभी जब देखो आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड थी, अगर ये परफेक्ट इंसुलेटर है, ये कह रहा है मैं नहीं हिलूंगा, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अगर इसमें इफेक्ट आया मतलब फील्ड ने इसमें इफेक्ट दे दिया कि नहीं दे दिया, तो अब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पास हो गया बट कंडक्शन नहीं हुई। या हम कंडक्टर में तो चार्जेस फ्री होते हैं ना, वो सेपरेट हो गए, इसमें नहीं होते। फील्ड कम होगी वापस जुड़ जाएगा। अब सपोज करो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दूं, पोलराइज हुआ, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दी, और पोलराइज हो गया, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दी, और पोलराइज हो गया, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दी, और पोलराइज हो गया, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दी, और पोलराइज हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दी, सेपरेट हो गया। ये कंडक्टर बन जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर। हवा में इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ट्रैवल करती है। ये कैसे? एटमॉस्फेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग वोल्टेज डेवलप हो चुकी है, ग्राउंड पे जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, एयर इंसुलेटर है, फिर भी बिजली गिरती है कि नहीं गिरती? क्यों? क्योंकि बीच की जो एयर है उसके मॉलिक्यूल पहले पोलराइज हुए, फिर और पोलराइज हुए, फिर और पोलराइज हुए, अलग हो गए, कंडक्टर बन गया। इट इज एज इफ तुमने तार ली और बादल पे डाल दी, वहां से बिजली खींच रहे हो, क्योंकि बीच की अब एयर इंसुलेटर रही नहीं, वो क्या बन गई? कंडक्टर बन गई। लॉजिकली कंसेप्ट समझ में आ गया? अब वो बैलून वाला एग्जांपल लास्ट क्लास में याद है? यूं रबर 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 रबर, क्या हो गया? चार्ज हो गया बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से चार्ज हो गया। अब मैं उसे पास लाया, अब ये वॉल पहले पिछली क्लास में कौन सी थी? कंडक्टिंग, अब ये इंसुलेटर वॉल है, मैं इसको पास लाया, ये अब अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू पोलराइजेशन। अब ये इंसुलेटर है तो यहां कंडक्शन नहीं होगी, यहां क्या होगा? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से ये अट्रैक्ट करेगा, टच कर गया, कंडक्शन नहीं होगी क्योंकि ये कंडक्टर थोड़ी ना है, कंडक्शन नहीं होगी, पोलराइजेशन अभी भी रहेगी, चिपक जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो होगी, 19-21, अगर होगी तो चिपकेगा, नहीं होगी तो नहीं चिपकेगा, सब पे तो नहीं चिपकता ना। समझ में आई बात? क्लियर? सो मैंने इनका बेसिक फर्क क्या है, मैंने क्या बोला? डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स व्हिच पास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। इफ इंसुलेटर शोज द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। मतलब अगर सपोज करो ये फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। अब मैंने यहां पे रखा कंडक्टर, ये कंडक्टर में क्या होगा? माइनस 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 प्लस 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 प्लस। ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस होता है इंडक्शन। अगर यही चीज इंसुलेटर में हो, सपोज ये कंडक्टर नहीं है, सपोज ये है इंसुलेटर, इंसुलेटर, अब क्या होगा? प्लस और माइनस मॉलिक्यूलर लेवल पे सेपरेशन होगी, अलग अलग नहीं हुए, सिर्फ मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल पोलराइजेशन हो गई। ये प्रोसेस कहलाती है पोलराइजेशन। डिस्टिंक्शन समझ में आई? कंडक्टर में चार्जेस ही मूव कर जाते हैं, इसमें चार्ज मूव नहीं करता, मॉलिक्यूलर लेवल पे सेपरेशन हो जाती है। समझ में आया? ये डिटेल में मैथमेटिक्स के साथ आगे आएगा, तो अभी क्यों किया? वर्ड्स ये बीच बीच में आएंगे, तो आपको जब मतलब ही नहीं पता होगा तो आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो ये वर्ड्स यूज होंगे, डाइलेक्ट्रिक बार बार वर्ड यूज होगा, बार बार पोलराइजेशन वर्ड यूज होगा, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तो ये ब्रीफ आइडिया दिया है मैंने आपको। समझ में आई बात? एक मिनट, असाइनमेंट बुकलेट है जय रहते। आज का छोटा सा होमवर्क है, असाइनमेंट बुकलेट में पेज नंबर 6 पे कॉन्सेप्चुअल्स हैं। असाइनमेंट बुकलेट खोलिए, पेज 6 पे कॉन्सेप्चुअल्स हैं, शुरू हो जाएंगे, थोड़े से ही हैं, बता रहा हूं कितने हैं, 2 मिनट, 40 हैं बस। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल का सेक्शन है, टॉपिक 1.7
पेज नंबर 11, ये भी थोड़े से ही हैं, इसमें केस स्टडीज वगैरह भी एक दो, तो 12-13 इसके क्वेश्चन है, 50-60 क्वेश्चन है बस करने वाले। टॉपिक 1.6 एंड 1.7। सो आज का छोटा सा होमवर्क है, टॉपिक 1.6 कॉन्सेप्चुअल्स एंड टॉपिक 1.7 न्यूमेरिकल्स। बात नहीं बेटे, ये दो चीजें मुझे अगली क्लास में कंप्लीट चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।